हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन यूपी लोअर पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर ये जो लोअर पीसीएस के सभी पद हैं इनके बारे में बता दीजिए, इनका वरीयता क्रम क्या रखें, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, जिससे कि एक तो आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपको ये प्रेफरेंस देनी होगी, प्लस आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। आज के वीडियो से बहुत डिटेल में बताएंगे कि क्या कार्य संस्कृति होती है, क्या पावर्स होती हैं, आपके टॉप 4 प्रमोशन, जिस पद पे आप जाओगे उसके ऊपर के 4 प्रमोशन कौन से होते हैं, आपका जो रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो कौन सा होता है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो मलाईदार होते हैं। मलाईदार हर बार इस सेंस में नहीं होता है कि आप ऊपरी कमाई ही करोगे। मलाईदार का मतलब होता है आपके पास वित्तीय और प्रशासनिक पावर्स कितनी होंगी, वो सब चीज़ों की डिटेल देंगे और प्लस आपको बताएंगे कि किस पद को आप किस रैंक पर रख सकते हैं। एक दो चीज़ें अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी डिटेल में हम जाने वाले हैं। ठीक है, वेतन भत्ते तो शुरुआत में ग्रेड पे के हिसाब से बता देंगे, फिर पद के हिसाब से भी बताएंगे। मलाईदार की देखो परिभाषा ही बता दिए कि क्या होते हैं मलाईदार पद। अब सबसे पहले अधिशासी अधिकारी के बारे में ही अधिकांश लोगों को जानना है। तो देखो विभाग का नाम, कितनी रिक्तियां हैं, कौन सा ग्रेड पे है, रिपोर्टिंग अधिकारी क्या होगा, इसकी कार्य और शक्तियां क्या होंगी। ठीक है, बहुत डिटेल में है कार्य और शक्तियां। नगर क्षेत्र में सफाई, प्रकाश, जलापूर्ति, ये सब चीज़ें। इसके बाद मलाईदार स्थिति अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि क्या है, तो विकास कार्यों पर बजट और नियंत्रण सीधे इसी के उसमें होता है ना, तो असीमित प्रभाव होता है और इसे मिनी डीएम बोला जाता है उस नगर पंचायत का। तो इस तरीके से हर एक पद के बारे में देखेंगे। 4 क्रम में किसकी पदोन्नतियां देखेंगे, फिर वरीयता क्रम में से किस रैंक पर रखा जाए, तो ऑब्वियस है रैंक 1 पर ही सभी रख रहे हैं। फिर ऐसे ही सप्लाई इंस्पेक्टर की जो आपकी अभी पोस्ट आई थी, मीन्स जो वैकेंसी आई थी उसमें ये पोस्ट इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन बाद में अधिचयन गया है तो ये पोस्ट इंक्लूड हो जाएगी। इसके बारे में बताएंगे। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सबके बारे में बताएंगे वन बाई वन करके। काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। इतनी जानकारी देंगे कि आप उस विभाग के अंदर भी अगर होगे ना तो भी आपको वहाँ का व्यक्ति नहीं जानकारी दे पाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली एक लिस्ट बना दी है। हालांकि जब हम वन बाई वन करके भी बात करेंगे वहाँ पर भी रैंक बताएंगे और फाइनल लिस्ट भी बना दी है कि रैंक 1 2 3 पर किसको रख सकते हो। बाकी फिर आप लोगों की खुद की भी मर्जी होगी, खुद का भी रिसर्च वर्क होगा, जिसको आप जिस रैंक पर रखना चाहो अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस सेशन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है या कोई भी बैच चलता है उसमें यदि किसी टॉपिक पर जीएस रिवॉल्यूशन में काम करा दिया गया ना, फिर आप किसी भी बुक पर, यूपीएससी की बुक खोज लीजिए, यूपीपीएससी की बुक खोज लीजिए, या यूपी ट्रिपल एससी तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई, आपको उससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी जो एक सिंगल क्लास में किसी एक टॉपिक पर यहाँ जानकारी मिलती है। ऐसे ही हम क्लासेज कर रहे हैं लोअर पीसीएस की। अगर लोअर पीसीएस की बात करो तो कितने बच्चे हो गए हैं पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। ये बैच है लोअर का, एप्लीकेशन पर 599 हो गए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिक्स, अभी देखो एक फिर से एडमिशन आ गया। 600 टोटल स्टूडेंट इसमें हो चुके हैं इस बैच में, है ना। और इस पर क्लासेज किस लेवल की चल रही अभी मैं बीच में दिखाऊंगा आपको। एक सिंगल टॉपिक की क्लास सभी देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट नए हैं जिन्हें नहीं पता जीएस रेवोल्यूशन के बारे में, वो केवल इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाएं, जो शॉर्ट्स डाले गए हैं ना उसमें देखें। जो यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, अभी मंडी सचिव का रिजल्ट आया उसमें वंदर होगा। कोई भी वैकेंसी अगर यहाँ से तैयारी हो रही तो 70% मिनिमम सिलेक्शन यहीं से ही होंगे, और सेम हम लोअर पीसीएस में इंश्योर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ये आपका नाम है और लोकप्रिय रूप से इसे क्या बोला जाता है, लोअर पीसीएस। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थान रखती है। पहले ये सारे पद भरे जाते थे। यूपीपीएससी क्या करती थी, 2 प्रकार के एग्जाम लेती थी, एक अपर पीसीएस वाला, एक लोअर वाला। तो पहले यूपीपीएससी इन पदों को भरती थी, फिर बाद में इसको यूपी ट्रिपल एससी को दे दिए गए लोअर पीसीएस वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एससी है, इसने जो विज्ञापन जारी किया जिसका नाम है 7 परीक्षा 2026।
इसके तहत 2285 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई। ये तो 2285 पद हैं, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये पदों की संख्या 3000 तक जाएगी। कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ जा सकता है पेट का शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। उनको अभी के लिए बताया दे रहा है इन पदों के हिसाब से जिनके 94 एंड एबव हैं परसेंटाइल, नंबर नहीं बता रहा हूँ, परसेंटाइल बता रहा हूँ कि 94 और उसके एबव, वो तो बहुत ईजिली इसी इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज में आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाने चाहिए। अगर वैकेंसीज बढ़ती है तो ये और ज़्यादा कम जा सकता है, और ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके ये 30 से 40 गुने लेते हैं। अगर ये लेखपाल जैसा इन्होंने कर दिया कि और ज़्यादा गुना बढ़ा दिया तो हो सकता है 90 परसेंटाइल के आसपास या उसके भी नीचे जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लोअर पीसीएस के अंतर्गत पद आते हैं ना, वो बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। जो पीसीएस है, पीसीएस अधिकारी उनके बीच में, और जो समूह गा के हैं, समूह गा के जो कर्मचारी हैं और पीसीएस के जो समूह बी के कर्मचारी हैं, इनके बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, इन पदों पर नियुक्त अधिकारी सीधे तौर पर सरकारी नीतियों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन, राजस्व वसूली, जन कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो बीपीओ वाले हैं वो ध्यान से सुने, अभी आपका भी एक पद है वो बहुत भौकाली है, खौफ रहता है। जितने बीपीओ ग्राम प्रधान होते हैं ना, उस पद का खौफ रहता है उन लोगों में। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत लोअर पीसीएस के पदों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अगर देखें तो 3 लेवल होते हैं, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और लेवल 6। ठीक है, लेवल 4, 5, 6, ठीक है, अलग अलग ग्रेड पे होता है इनका। लेवल 6 की बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है, 35,400 से 1,12,400। ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख ली होंगी। हम सीधा बात करते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी आती है। तो 55,000 से 62,000 के बीच में आती है, क्योंकि ये वेरी करती है आप किस शहर में रह रहे हो, तो एचआरए वगैरह आपका वेरी कर जाता है। ठीक है, लेवल 5 के पदों की इन हैंड सैलरी कितनी आती है, 45,000 से 50,000 के बीच में, और लेवल 4 की 38,000 से 43,000 के बीच में। अब आते हैं, विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं। जब जानकारी आप ले ही रहे हैं तो भत्तों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार क्या है, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देता है। राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता जिसे बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ये भी किस शहर में आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से 8% से लेकर 24% तक होता है। परिवहन भत्ता भी मिलता है अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य बीमा मिलता है, और अन्य चीज़ें होती हैं, अनौपचारिक शक्तियाँ होती हैं, है ना। अब आते हैं वर्तमान जो प्रवृत्तियां हैं या किस पद को मलाईदार पद बोला जाता है वो समझ लीजिए। हाँ, जो भी स्टूडेंट जीएस रेवोल्यूशन के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर ए टर्म सर्च करेंगे जीएस रेवोल्यूशन तो मिल जाएगा, और सेम प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर चल रही हैं। तो प्रशासनिक शब्दावली में मलाईदार पद उन पदों को इंगित करता है जहां एक अधिकारी के पास कौन सी शक्तियां हो, विवेकाधीन, मतलब अपनी बुद्धि से वो अगर डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि उसके लिए फिक्स कर दिया गया कि ये है तो बस ऐसा ही करना है। कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, और अगर जिस भी पद के पास ये शक्तियां होती हैं उसे बोला जाता है ज़्यादा मलाईदार पद। जनता या व्यापारिक वर्ग के बीच सीधा संपर्क हो, वित्तीय संसाधनों जैसे बजट, टेंडर, सब्सिडी, परमिट, इनको स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होता है। तो ये सारे पद क्या होते हैं, मलाईदार पद। इस शक्ति के कारण अधिकारी को समाज में सम्मान बहुत मिलता है, रुतबा जिसे भौकाल बोलते हैं वो भी रहता है, अनौपचारिक आय जिसे एक प्रकार से सम्मान ही बोला जाता है उसके भी अवसर मिलते हैं। लोअर पीसीएस के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा झुकाव उन पदों की ओर है जहां उन्हें मिनी पीसीएस या मिनी डीएम जैसी अनुभूति हो। मतलब कहने को आप देखो, तुलना तो पीसीएस और आईएएस डीएम से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो और बहुत सारे डिपार्टमेंट के डिसीजन आप ले सकते हो तो वैसी अनुभूति तो हो ही जाती है। लेवल 6 के पद जो है जैसे विशेषकर अधिशासी अधिकारी, ईओ, सप्लाई इंस्पेक्टर की जैसा मैंने बोला अधिचायन चला गया, बिल्कुल ऐड हो जाएगी। सहायक चकबंदी अधिकारी के पास भी बहुत पावर्स होती हैं, इनको लेकर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है। कुछ लोग बोल रहे थे इनका काम खत्म हो गया, देखो चकबंदी अधिकारी का काम खत्म नहीं होगा,
ये हमेशा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जमीन के हमेशा टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका काम कैसे खत्म हो जाएगा ये बताइए मुझे, है ना। इसके पास बहुत विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। अब आते हैं पहले पद पर, अधिशासी अधिकारी, जिसे बोला जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पंचायत। ध्यान रखना, नगर जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला सबसे छोटा होता है नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर पालिका, परिषद भी आगे लगा लेते हैं, नगर पालिका परिषद, और तीसरा होता है नगर निगम। जब आप ईओ बनते हो तो नगर पंचायत के ईओ बनते हो, नगर पंचायत स्तर से आपकी शुरुआत होती है। धीमे धीमे प्रमोशन होता है तो आप नगर पालिका, अगला प्रमोशन होगा आप नगर पालिका में पहुंच जाओगे, और नगर निगम तक पहुंचना तो खैर मुश्किल होता है, यहाँ तो आईएएस अधिकारी वगैरह ज़्यादा हेड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग, ये विभाग का नाम है। रिक्तियों की संख्या 238 है। वेतनमान और ग्रेड पे की बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी देख चुके हो। लेवल 6 का है, 4200 ग्रेड पे है आपकी। रिपोर्टिंग अधिकारी इंपॉर्टेंट है, जिस अधिकारी को आप रिपोर्ट करोगे तो प्रशासनिक रूप से एसडीएम को भी रिपोर्ट करना पड़ता है और डीएम को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, जैसा कार हो। और राजनीतिक रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष को रिपोर्ट करना पड़ता है। कार्य एवं शक्तियां अगर देखें तो भारत के संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां दी गई, 18 विषय होते हैं इनके पास, तो इनको व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां मिली हुई हैं। जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत होता है वो नगर पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रशासनिक प्रमुख होता है। जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, उन पर जो कार्रवाई करना है वो सब चीज़ ये कर सकता है। ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब डिसीजन लेना डे टू डे वाले, बजट पर, हर चीज़ पर। जो राज्य वित्त आयोग से भी इनको पैसा मिलता है, केंद्रीय वित्त आयोग से भी पैसा मिलता है। तो जो करोड़ों रुपए की विकास निधि आती है उनको निकालना इनके साइन, और किसे कहाँ खर्च करना है वो केवल इसके साइन से ही, इसका वो जो नगर पंचायत अध्यक्ष होता है ना, वो तो राजनीतिक पद है, इन दोनों की साइन से ही संभव होता है। नगर क्षेत्र में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, गृह कर, जल कर की वसूली, स्थानीय अतिक्रमण हटाना, ये बहुत पावरफुल काम है। अतिक्रमण हटाना, एक व्यक्ति की सही जगह पर दुकान हो और अगर आपको लगता है कि इसने अतिक्रमण किया, आप पहुंच जाओ उसके यहाँ पर बुलडोजर लेके, देखो फिर कितना सम्मान मिलता है। तो सब इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हर एक काम आपका स्वायत्त काम है, जो कि उतना ही पावरफुल है, जो एक प्रकार से आप देखोगे कि किसी बड़े नगर में, नगर पालिका में होता है ना, उसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित करना, ठेकेदारों का भुगतान करना, ये ईओ का मुख्य वैधानिक दायित्व है। अब देख लेते हैं प्रभाव और मलाईदार स्थिति। संपूर्ण लोअर पीसीएस में इसे सबसे श्रेष्ठ और मलाईदार पद माना जाता है। एक अधिकारी के रूप में ईओ के पास स्वतंत्र प्रभार होता है। ठेकेदारों के साथ समन्वय, विकास कार्यों के बजट पर सीधे नियंत्रण के कारण इस पद पर असीमित अनौपचारिक प्रभाव होता है। जहाँ पर अनौपचारिक शब्द यूज करें वहाँ पर अपने हिसाब से समझ जाया करो किस चीज़ की बात हो रही। नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करते हुए यह अधिकारी शहर का मिनी डीएम कहलाता है। शहर में पोस्टिंग होने के कारण परिवार के लिए वही उत्कृष्ट जीवन स्तर, बच्चों की शिक्षा वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। अब देख लेते हैं 4 क्रमिक पदोन्नतियां क्या हैं। तो पहली जो प्रमोशन होगा वो क्या होगा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद श्रेणी 2, 5 से 7 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद मिल जाएगा, उसका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा 4600। फिर है अधिशासी, द्वितीय प्रमोशन जो होगा 10 से 12 वर्ष के बाद, वो होगा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद श्रेणी 1, और ये पीसीएस का पद है, पीसीएस से भरा जाता है, और ग्रेड पे बढ़ के कितनी हो जाती है, 5400, एसडीएम वाली ग्रेड पे है। तृतीय जो प्रमोशन होता है वो होता है सहायक नगर आयुक्त का, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये इस पर कई पीसीएस अधिकारियों को भी रखा जाता है और कुछ आईएएस अधिकारी भी शुरुआत में इस पद पर रख दिए जाते हैं। 15 से 18 वर्ष की सेवा पर, और पे लेवल इनका सीधा 10 हो जाता है। फिर अधिकतम पदोन्नति होती है उप नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट स्तर, 22 से 25 वर्ष की सेवा पर।
तो जिन लोगों के ख्वाब अगर पूरे नहीं हो पाए पीसीएस वगैरह निकाल के, तो आराम से इस पद के थ्रू कितना, अगर आप देखो कि 10 से 12 वर्ष की सेवा में भी आप पहुंच सकते हो पीसीएस स्तर का पूरे पद पर। दूसरा पद है सप्लाई इंस्पेक्टर का। ये पद हालांकि जैसा बोला गया है कि इसका अधिचयन चला गया, ये ऐड हो जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका भी पे लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है। रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होता है इसका? तो जिला पूर्ति अधिकारी, डीएसओ होता है इसका रिपोर्टिंग अधिकारी, या उप जिलाधिकारी। मतलब ये उप जिलाधिकारी कहीं पर अगर डाला जा रहा है तो जैसे कोई कार्य विशेष इन्होंने सौंप दिया तो इन्हें रिपोर्ट करते हैं, बट डे टू डे बेसिस पर ही इन्हें रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही पिछले पद में भी है। कार्य एवं शक्तियां देखें तो पूर्ति निरीक्षक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके माध्यम से राशन वगैरह मिलता है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य जमीनी नियंत्रक होता है। जो फेयर प्राइस शॉपें होती हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं, अर्थात कोटेदारों के कार्यों की सघन निगरानी करना, नए राशन कार्ड जारी करना, अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करना और खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकना मुख्य कार्य है। ये जो कालाबाजारी शब्द है ना, ये जो छापे पड़ते हैं, और कालाबाजारी हमेशा किसी न किसी चीज़ की होती है ना, तो ये इसके पास मैन पावर हो जाती है। इसके अलावा और बड़ी पावर है, क्या है? पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों और मिट्टी के तेल के थोक एवं फुटकर वितरण का निरीक्षण करने का वैधानिक अधिकार भी इनके पास होता है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति देखें तो यह पद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सत्ता का पर्याय माना जाता है। चूंकि कोटेदारों का सीधा संपर्क और नियंत्रण पूर्ति निरीक्षक के हाथ में होता है, अतः इस पद पर जो अनौपचारिक आय और प्रभाव होती है अत्यधिक होती है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के निरीक्षण की शक्ति इन्हें व्यापारी वर्ग के बीच भी अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। जनता के सीधे संपर्क में रहने के कारण इन्हें व्यापक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनकी 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जिसे बोलते हैं एरिया रेशनिंग ऑफिसर, 4600 ग्रेड पे 7 से 9 वर्ष के बाद मिल जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी, सीधा डीएसओ, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी यहाँ पर भी बन गए हो, 14 से 16 वर्ष की सेवा पर, और शक्तिशाली पद है। और तृतीय पदोन्नति होती है उपायुक्त खाद्य, 20 से 22 साल। और चतुर्थ और अधिकतम पदोन्नति होती है क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, 26 से 28 वर्ष की सेवा पर। वरीयता क्रम में इसको रखने के लिए तो सारी चीज़ें देखने के बाद इसको वरीयता क्रम में 2nd नंबर पर रख सकते हैं आप लोग। सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। तीसरा है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ये भी आपकी जो अभी मेन वैकेंसी आई है 2285, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके भी अधिचयन गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत ए पद भी आता है। मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स लेवल 6 है और ग्रेड पे 4200 है। रिपोर्टिंग अधिकारी इसका कौन होता है? वरिष्ठ विपणन निरीक्षक या क्षेत्रीय विपणन अधिकारी। इसकी कार्य और शक्तियों की बात करें ना, तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है उसके अपोजिट होती है। विपणन निरीक्षक का कार्य पूर्ति निरीक्षक के ठीक विपरीत होता है, जहां पूर्ति निरीक्षक क्या करता है? खाद्यान्न के वितरण को देखता है। वहीं विपणन निरीक्षक का मुख्य दायित्व क्या होता है? किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो एमएसपी पर खरीद, मुख्यतः गेहूं, धान और चीजों की भी खरीद होती है, इसकी खरीद करना। ये बहुत पावरफुल जॉब है, ध्यान रखना, क्योंकि 1-2 बार हमें इस पद से काम पड़ा है तो मुझे पता चला है। जो जाता है ना आपका एमएसपी पर खरीद के, उसमें ये अधिकारी क्रय केंद्रों के प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो कई सारे क्रय केंद्र बनते हैं, सब इनके कंट्रोल में आते हैं। इसके साथ ही स्थानीय राइस मिलों का निरीक्षण करना, कस्टम मिलिंग राइस तैयार करवाकर उसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचाना और राज्य के खाद्य गोदामों का प्रबंधन करना भी इनकी जिम्मेदारी है। ये भी पावरफुल काम है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति देखें तो जो विपणन निरीक्षक का पद होता है वो सीजनल महत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि खेती का एक सीजन होता है। रबी और खरीफ की खरीद के दौरान इस पद का महत्व अपने चरम पर होता है। बड़े किसानों, आड़तियों, ट्रांसपोर्टरों और राइस मिल मालिकों के साथ इनका सीधा संपर्क होता है। करोड़ों रुपए की खरीद, राइस मिलों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन सब वजह से यह पद आर्थिक दृष्टिकोण से जबरदस्त मलाईदार है। हालांकि ऑफ सीजन में कार्य का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, जो इसे जीवन में संतुलन के लिए भी उपयुक्त बनाता है। तो आप जो है वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी बना सकते हो।
4 क्रमिक पदोन्नतियां अगर देखें तो वरिष्ठ विपणन निरीक्षक बन जाते हैं 5 से 7 वर्ष में 4600 ग्रेड पे। सहायक विपणन अधिकारी बन जाते हैं 12 से 14 वर्ष। उप विपणन अधिकारी बन जाते हैं 18 से 20 वर्ष। और अधिकतम पदोन्नति होती है क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक भी जिसे बोल सकते हैं, 25 वर्ष। वरीयता क्रम में से रैंक 3 पर रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला पद है सहायक चकबंदी अधिकारी। इसे 4th रैंक पर क्यों रखा गया है, ये ध्यान रखना। इसे 2nd पर भी रखा जा सकता था, लेकिन इस पद की क्या होती है, ग्रामीण इलाकों में ही इसकी पोस्टिंग होती है, इसलिए इसे 4th पर रखा गया, नहीं तो ये 2nd पर भी रख सकते हैं। कार्यालय, इसका जो विभाग है वो है कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का। रिक्तियां जो है 168 है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है और ग्रेड पे 4200। इसका रिपोर्टिंग अधिकारी चकबंदी अधिकारी है या फिर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, एसओसी। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी का मूल उद्देश्य क्या है, किसानों के बिखरे हुए छोटे छोटे जो खेत हैं इनको मिलाकर एक बड़ा चक देना है ना। तो कई सारे छोटे छोटे खेत हैं, तो उसको मिला के कहीं और दे दो, दूसरे का वहां पर उसको कहीं और दे दो। सहायक चकबंदी अधिकारी जो होता है वह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जमीनी और कार्यकारी अधिकारी होता है। जैसे आपका नायब तहसीलदार होता है राजस्व विभाग का, वैसे ही चकबंदी विभाग का उसी लेवल का अधिकारी ये होता है। आकार पत्र तैयार करना, भूमि की उर्वरता के आधार पर इसका मूल्यांकन करना, चक निर्धारण की प्रक्रिया को अंजाम देना, ये सब इसका काम है। ग्राम चकबंदी समिति के पास समन्वय स्थापित करते हुए यह भूमि विवादों को सुलझाते हैं, जिसके लिए इन्हें राजस्व न्यायालय की वैधानिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, ध्यान रखिए। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे जो कि कृषि प्रधान राज्य है, तो भूमि ही संपत्ति और सम्मान का सबसे बड़ा पैमाना है। जब किसी गांव में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो आपका सहायक चकबंदी अधिकारी होता है, इसके पास ये विवेकाधीन शक्तियां होती हैं कि चक की दिशा कहाँ होगी, चक कहाँ होगा, उसका चक बदल सकते हैं कि नहीं। और जब ये पावर आ जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता बढ़ जाती है इस पद की। इस शक्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एसीओ को एसडीएम के समकक्ष सम्मान और असीमित अनौपचारिक आय प्राप्त होती है। हालांकि इस पद की एक कमी यह है कि इसमें फील्ड वर्क बहुत अधिक है और अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना पड़ता है। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो चकबंदी अधिकारी बन जाते हैं 7 से 10 वर्ष की सेवा के पश्चात। इसके बाद द्वितीय पदोन्नति होती है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की, 15 से 18 वर्ष। तृतीय पदोन्नति होती है उप संचालक चकबंदी की, और ये जिलाधिकारी स्तर का पद होता है 22 से 24 वर्ष की सेवा पर। अपार शक्तियां होती है इस पद में। और अधिकतम पदोन्नति होती है संयुक्त संचालक चकबंदी। आगे चलते हैं। वरीयता क्रम की बात करें तो चूंकि ग्रामीण सत्ता और असीमित आर्थिक संभावना के कारण इसे रैंक 4 पर रखा जाना चाहिए। इसे ईओ सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद रखने का केवल एक पूर्णता रीजन क्या है कि ये फील्ड वर्क, ग्रामीण फील्ड वर्क है। अगला पद है मंडी पर्यवेक्षक 2। देखो एक पद और आपके पास होगा जो है सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का पद। वो आप अगर देखो तो जिला लेवल का पद है, उसका जस्ट अगला प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट प्रतिरक्षण अधिकारी का होता है। लेकिन उस पद में क्या है, एक तो जो वैक्सीनेशन होता है उसका ही काम होता है। तो कोविड वगैरह जैसी जब महामारी आई थी तब इनका महत्व बहुत बढ़ गया था। हालांकि बीच में इनका काम इतना ही होता है कि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो बनाए रखना, कोल्ड स्टोरेज मैनेज करना, एएनएम वगैरह इनको आशा कार्यकर्ता इनको मैनेज करना। तो पद तो अच्छे लेवल का है, लेकिन उसकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है, दंड देने की कुछ खास शक्तियाँ नहीं होती, इसलिए हमने उसको काफ़ी बाद में रखा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इस पद के पहले भी उस पद को रख सकते हो, क्योंकि जो एक तो वो ऑफिशियल जॉब है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है, नाम बड़ा, उसका नाम बड़ा है। ठीक है, तो मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। अभी देखो, अब हाल ही में आप लोग जाके शॉर्ट्स में वीडियो देखो, कितने मंडी सचिव 25 से 26 तो स्टूडेंट्स के वीडियो ही आए हैं। वहां से मंडी सचिव में कम से कम 70 से 90 के बीच सिलेक्शन हुए हैं जीएस रेवोल्यूशन से, है ना। टोटल 134 ही पद थे। तो सोचो ये लोग, इनका जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो मंडी सचिव होगा, मंडी पर्यवेक्षक का रिपोर्टिंग अधिकारी मंडी सचिव होगा, और सिर्फ 2 महीने की तैयारी में सभी मंडी सचिव बन गए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट बने हैं कि जो बहुत टाइम से 8 साल से 9 साल से संघर्ष कर रहे थे, नहीं हो रहा था,
फाइनली हो गया। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश 46 पद हैं, पे लेवल 6 है और 4200 ग्रेड पे है। रिपोर्टिंग अधिकारी देखो कौन है इनका, मंडी सचिव। कार्य एवं शक्तियां, मंडी पर्यवेक्षक राज्य की कृषि उत्पादन मंडी समितियों में एक महत्वपूर्ण नियामक भूमिका निभाता है। हालांकि इसके कार्य देखो, सब पद ऊपर बड़े हो सकते हैं लेकिन कार्य अगर अलग अलग हैं और शक्तियां हैं तो फिर ज्यादा अंतर नहीं होता है प्रभावशीलता में। मंडी प्रांगण के भीतर और बाहर कृषि उत्पादों के व्यापार की निगरानी करना, मंडी शुल्क और विकास उपकर की चोरी को रोकना, गेट पास की जांच करना, व्यापारियों को जारी किए गए लाइसेंसों का नवीनीकरण और सत्यापन करना इसका मुख्य कार्य है। ये बहुत बड़ी पावर होती है। हालांकि फाइनल मोहर तो सचिव की लगेगी, लेकिन मेन तो जो जांच वगैरह करता है या जो रिकमेंड करता है वो ये व्यक्ति करेगा। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति देखें तो मंडी परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे धनाढ्य विभागों में से एक है। बड़े आड़तियों और गल्ला व्यापारियों के साथ सीधे संपर्क के कारण इस पद पर जबरदस्त प्रभाव होता है। मंडी शुल्क की चेकिंग के दौरान ट्रकों और वाहनों को रोकने की सख्ती के कारण यह पद आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक आकर्षक और मलाईदार हो जाता है। कार्य का दबाव अपेक्षाकृत यहाँ कम होता है और वित्तीय लाभ अधिक होते हैं। 4 पदोन्नतियों की बात करें तो मंडी निरीक्षक यानी मंडी इंस्पेक्टर 5 से 7 वर्ष की सेवा में बन जाएंगे, और जो द्वितीय प्रमोशन है यानी कि 12 से 14 वर्ष की सेवा पर जो बनेंगे वो ऑलरेडी मंडी सचिव बन चुके हैं ना। तो कई सारी ऐसी वैकेंसी जाती हैं कि मंडी सचिव श्रेणी 3 12 से 14 वर्ष की सेवा पर, और मंडी सचिव श्रेणी 2 18 से 20 वर्ष की सेवा पर। और श्रेणी 2-3 क्या है, मंडी का स्तर है। छोटी मंडी है तो यहाँ पर इनकी पदोन्नति हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी मंडी है शहर की है तो इनकी। और चतुर्थ क्या है, उप मंडी निदेशक, उप निदेशक मंडी। इस पद को आप सभी चाहें तो 5वें नंबर पर रख सकते हैं। अगला है सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी। इसमें देखो 2 टाइप के पद हैं, एक आपका विशेष चयन है तो उसमें 3-4 ही वैकेंसीज है ना। तो 134 पद ये है और 3 पद हैं विशेष चयन के। लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अंतर्गत आता है। व्हाइट कॉलर जॉब में बहुत प्रभावशाली पद है। आपका मतलब लेना देना ही उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजरों, इन सब से होता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पद है। उपायुक्त, इनका जो रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज। इसके बाद कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित और व्हाइट कॉलर पद है। उद्योग निदेशालय के अंतर्गत इसका मुख्य कार्य क्या है, राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अब देखो यहाँ पर पावर पता चलेगा। युवा स्वरोजगार योजना में क्या होता है, लोन देती है गवर्नमेंट 5 लाख का, 10 लाख का, ऐसे, ठीक है। तो इस लोन को किसे दिया जाए क्या ना दिया जाए ये स्वीकृति इस व्यक्ति के हैंड में होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजना जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनके तहत युवा उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना, इनकी फाइलों को बैंकों तक पहुंचाना, सब्सिडी स्वीकृत कराना इनका मुख्य वैधानिक कार्य है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति की बात करें तो इस पद पर आम जनता या ग्रामीणों से सीधा संपर्क नहीं होता है। इनका उठना बैठना बड़े उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक प्रबंधकों के साथ होता है, केवल पैसे वालों के साथ उठना बैठना। यह पद उन अभ्यर्थियों के लिए सर्वोत्तम है जो महानगरों या जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण नौकरी चाहते हैं, फील्ड की राजनीति से बचना चाहते हैं। जहाँ तक मलाई का प्रश्न है तो इसमें संस्थागत लाभ होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सब्सिडी अप्रूवल, है ना, इस समय उद्यमी वगैरह सम्मान करते हैं। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें यदि तो प्रबंधक उद्योग 6 से 8 वर्ष, दूसरा प्रमोशन होता है उपायुक्त उद्योग का 14 से 16 वर्ष, तीसरा प्रमोशन होता है संयुक्त आयुक्त उद्योग, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, और ये आपका पीसीएस जो सीनियर पीसीएस अधिकारी है वो पद होता है, और चौथा होता है अपर आयुक्त उद्योग। वरीयता क्रम की बात करें तो इसे रैंक 6 पर रख सकते हैं क्योंकि शहरी जीवन है, शांतिपूर्ण है और प्रभावशाली है। अगला जो खौफ वाला पद बताया था मैंने, जिनका खौफ रहता है बीपीओ वगैरह में, वो है आपका लेखा परीक्षक। किन किन का लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों का भी है, पंचायत का भी है, और लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। रिक्तियों की संख्या 419 है, 419 है।
पे लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 है। रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होता है? वरिष्ठ लेखा परीक्षक या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी। कार्य एवं शक्तियाँ, सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए विकास कार्य, वित्तीय लेन देन, टेंडर प्रक्रियाओं और खातों का सूक्ष्म ऑडिट इनका प्रमुख कार्य है। राज्य सरकार का कोई भी धन यदि पंचायत स्तर पर खर्च होता है तो इसकी वैधता की मोहर केवल यही व्यक्ति लगाता है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति की बात करें तो यह पद पे लेवल 5 2800 ग्रेड पे का होने के बावजूद जमीनी स्तर पर बेहद प्रभावशाली है। ऑडिट करने की शक्ति के कारण ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और सहकारी समितियों के सचिवों में इनका भारी खौफ होता है। जब तक लेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट को क्लीन चिट नहीं देता तब तक पंचायत के पूर्व वित्तीय कार्यों को वैधता नहीं मिलती है, जो भी उन्होंने कार्य किए। और इससे क्या होता है, भविष्य में जो उनको पैसा मिलने वाला होता है वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए जब ये फील्ड विजिट करते हैं ऑडिट के दौरान तो ग्राम प्रधानों द्वारा इनका अत्यधिक सत्कार किया जाता है। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो पहला प्रमोशन होता है वरिष्ठ लेखा परीक्षक 5 से 7 वर्ष, दूसरा होता है लेखा परीक्षा अधिकारी 12 से 15 वर्ष, तीसरा होता है सहायक निदेशक लेखा परीक्षा 20 से 22 वर्ष और चौथा होता है उप निदेशक लेखा परीक्षा। वरीयता क्रम में इसे रैंक 7 पर रख सकते हैं। अब आते हैं, हाँ, ये लोअर पीसीएस बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक पूरी स्ट्रेटजिकली तैयारी हो, शुरू से एंड तक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे कि आप डेली मेहनत करते रहो, कोई भी ऐसी चीज़ ना छूटे जो आपके सिलेबस में हो और वो आपके सामने से कई बार ना गुजरी हो, तो आप आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच का हल्का सा मैं बताए दे रहा हूँ, स्तर बताए दे रहा हूँ कि किस स्तर पर यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं। यूपी स्पेशल की अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यूपी स्पेशल की 21 क्लासेज आ चुकी हैं अभी तक। सिर्फ लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ जो कल आई है, वो उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों पर क्लास आई है। अब देखो, संरक्षित क्षेत्र मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वर्ल्ड सेंचुरीज, आपके टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, सब इसके बारे में जानकारी देनी है। पहले आपके जितने भी प्रावधान है संवैधानिक, जितने भी ये तीनों चीज़ें बनती है वो बनती है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो नेशनल पार्क किस धारा के तहत? जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी धारा देखो 18 और 26 है। 18 के तहत क्या होता है कि ये राज्य सरकार अपने आशय की घोषणा करती है कि हम ऐसा बनाने जा रहे हैं, और 26 ए के तहत फाइनल घोषणा करती है। टाइगर रिजर्व, फिर आ जाओगे राष्ट्रीय उद्यान, तो यूपी में एक ही है। अब देखो इसके बारे में जानकारी, स्थापना कब हुई और उद्देश्य क्या था, किस जनपद में है, कुल क्षेत्रफल, नदियां कौन कौन सी नदी और किस दिशा से बह रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। किस किस प्रजाति का संरक्षण हुआ, अगर आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी ट्रिपलएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया था, है ना। तो बारहसिंगा वहाँ पर भी था और इसका भी बारहसिंगा के लिए निर्माण हुआ था। इसके बाद पारिस्थितिक महत्व, कौन टाइप के वृक्ष हैं, क्या है, मतलब सारी जानकारी एक के बारे में। फिर टाइगर रिजर्व, चूंकि नेशनल पार्क एक ही है तो खत्म। फिर 4 टाइगर रिजर्व हैं, 2 हाथी रिजर्व हैं, 26 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 12 रामसर स्थल हैं, वर्ल्ड सेंचुरीज उसी में आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। सबके बारे में 1 बाय 1 करके ऐसे ही विस्तार से जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से हर टॉपिक पर, इसी तरीके से अगर जनजातियों वाली क्लास देख लेंगे, मतलब हर क्लास को इस स्तर पर कराया जा रहा है कि अब इसके बाद कहीं से भी प्रश्न पूछें तो आपका गलत ना हो, विद करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चल रहे हैं। सेम कंप्यूटर पर हम कराने जा रहे हैं, सेम साइंस एंड टेक पर, सेम पर्यावरण पर कराने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स पर कराएंगे, और जीएस के फिर 4 सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी और डीआई। हिंदी डीआई की क्लासेज ऑलरेडी दे दी गई विद एमसीक्यूज दे दिए गए, ठीक है। और जीएस को हम बाद में देखेंगे, जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ें करने जा रहे हैं। बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है या स्टोर ऑप्शन, दोनों में किसी पर क्लिक करोगे कोर्स दिख जाएगा, वहीं से कोर्स पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे, पेमेंट हो जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगा तो एप्लीकेशन पर ही सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी, वहीं से आप पढ़ सकते हो। अपनी जो कोर्स स्लिप है इस नंबर पर भेजेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में दिखाई दे रहा हूँ, जो लोग नहीं जोड़े हैं वो इस नंबर पर स्लिप भेजें। कोई प्रॉब्लम आ रही तो एप्लीकेशन पर ही मैसेज कर दें, वहाँ पर रहता है चैट वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर हम लोअर पीसीएस की बात करें
तो टेलीग्राम पर अभी 523 लोग आ पाए हैं, बाकी वहाँ पर मैंने अभी दिखाया था 600 प्लस हो चुके हैं, 600 स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट काम शुरू हो गया, आज से डिस्कशन भी शुरू हो जाएगा। नोट बना रहे हैं अपना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऐड कर रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं बन बन के। ठीक है, तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, क्या है क्या नहीं। तो बहुत ही ब्रॉड स्तर पर काम हो रहा है। इस बैच में हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए इनके पास, जो एग्जामिनर हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी, कि वो पूछें और आपको ना बने, विद करंट अफेयर्स, और अल्ट्रा लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पद पर। पद का नाम क्या है? सहायक कोषागार लेखाकार, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट। मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसके प्रमोशन के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा प्रमोशन पर आने दो तो बताऊंगा कि इसका प्रमोशन का जो अगला प्रमोशन होगा वो किस स्तर पर। तो इसका विभाग का नाम क्या है? निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश वित्त विभाग। रिक्तियों की संख्या सर्वाधिक इसी पद की रिक्तियां हैं, 545 से 48 तक। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, ग्रेड पे 2800 है। रिपोर्टिंग अधिकारी इसका कौन होता है? कोषाधिकारी, यही ट्रेजरी ऑफिसर। जब पीसीएस में हम लोग वरीयता भर रहे थे फाइनल इंटरव्यू के पहले, तो उसमें यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वरीयता एसडीएम को देते हैं, यानी डिप्टी कलेक्टर को, इसके बाद डीएसपी को, इसके बाद एआरटीओ को वरीयता दी जा रही थी, और चौथे नंबर पर जो वरीयता दी जा रही थी वो दी जा रही थी ट्रेजरी ऑफिसर को, टीओ को। इसका बहुत सम्मान होता है, डीएम तक इस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर का, क्योंकि जितने भी बिल पास होने, वेतन भत्ते पेंशन, सब इसके यहाँ से जाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं राज्य सरकार के सभी विभागों का, इसका जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो तो टीओ हो गया। कार्य एवं शक्तियों में देखें तो राज्य सरकार के सभी विभागों का बजट और कर्मचारियों का वेतन, एरियर, पेंशन कोषागार के माध्यम से ही पारित होता है। सहायक कोषागार लेखाकार विभिन्न विभागों से आने वाले बिलों, वाउचरों और वित्तीय दावों की तकनीकी जांच करता है। वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराना, ई कुबेर और अन्य वित्तीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना इनका कार्य है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति देखते हैं तो ये 100% एक डेस्क वाला जॉब है। आम जनता के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसलिए आम जनता के साथ लेना देना नहीं है तो जो बाहरी मलाई या अवैध वसूली है वो उसकी संभावना शून्य है। लेकिन जो सरकारी विभाग हैं, चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राजस्व हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनके बाबू और अधिकारी अपने बिल पास कराने के लिए कोषागार पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी के भीतर इनका बहुत सम्मान होता है। कोई भी विभाग इनसे उलझना नहीं चाहता है। जो अभ्यर्थी, विशेषकर यदि महिला अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा की आगे तैयारी करना चाहती हैं तो वो क्या कर सकती हैं? ये पद है जिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है, 10 से 5 की जॉब होती है, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो पहला प्रमोशन 5 से 8 वर्ष में हो जाता है, कोषागार लेखाकार। इसके बाद हालांकि इस पद पर थोड़ा सा न्यायिक विवाद चल रहे हैं, जिसमें हो रहा है कि इसकी डायरेक्ट भर्ती की प्रमोशन से होना चाहिए, वो सॉल्व हो जाएंगे तो ये और जल्दी हो सकता है। द्वितीय पदोन्नति होती है सहायक कोषाधिकारी, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, एटीओ, 14 से 16 वर्ष। और जो अगली पदोन्नति होती है वो होती है ट्रेजरी ऑफिसर, 20 से 24 वर्ष। और जो अधिकतम यानी चतुर्थ, इससे ज़्यादा जॉब रहती नहीं है लोगों की, तो 28 वर्ष के बाद होता है मुख्य कोषाधिकारी, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। वरीयता क्रम में इसको 8वें नंबर पर रख सकते हैं। अगले पे चलते हैं अमीन या नीलामकर्ता। क्योंकि इस पद के पास पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है इसलिए इसको हमने थोड़ा ऊपर रखा है, हालांकि ग्रेड पे इसका कम है। वैसे भी अमीन शब्द को लोग थोड़ा छोटा पद मानते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद विभाग है, रिक्तियों की संख्या 323 है। ग्रेड पे की बात करें तो लेवल 5 की 2800 ग्रेड पे है। रिपोर्टिंग अधिकारी होता है इसका मंडी सचिव या मंडी पर्यवेक्षक। ठीक है, मंडी परिषद के अंतर्गत अमीन का मुख्य कार्य क्या है? बकाया मंडी शुल्क की कठोर वसूली करना, इसीलिए ये पावरफुल पद है। इसके अतिरिक्त मंडी परिसर में व्यापारियों को दुकानों का आवंटन करना, ये और पावर आ गई। यदि कोई व्यापारी कर नहीं चुकाता है तो उसकी संपत्ति की जब्ती, कुर्की, नीलामी की प्रक्रिया का नेतृत्व करना, ये सब अमीन का ही कार्य है। प्रभाव और मलाईदार स्थिति की बात करें तो यह एक कठोर फील्ड जॉब है। मंडी के भीतर अमीन की खासी पकड़ होती है। बकाया वसूली और नीलामी जैसी दंडात्मक शक्तियों के कारण स्थानीय व्यापारियों के बीच इनका प्रभाव और खौफ भी होता है। आगे चलते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह एक अत्यंत मजबूत पद है। वसूली के दौरान अनौपचारिक सेटिंग,
यानी लाभ की संभावनाएं होती हैं। हालांकि अमीन पदनाम समाज में थोड़ा निम्न या क्लर्क स्तर का प्रतीक होता है, जिसके कारण युवा अभ्यर्थी इसे अपनी पहली पसंद नहीं बताते। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो पहला बनते हैं मंडी सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, वही जिसकी पद वैकेंसी यहाँ पर आई है, इसी वैकेंसी में मंडी पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी है। 7 से 9 वर्ष पर। द्वितीय मंडी निरीक्षक, और तृतीय में मंडी सचिव श्रेणी 3, और चतुर्थ और अधिकतम मंडी सचिव श्रेणी 2। वरीयता के लिए इसे रैंक 9 पर रख सकते हैं। अगला जो पद है वो है केंद्र प्रभारी परिवहन विभाग में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में केंद्र प्रभारी सेंट्रल इंचार्ज का पद है, 92 पद है। लेवल 5 है, 2800 ग्रेड पे है। इसका रिपोर्टिंग अधिकारी होता है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक। केंद्र प्रभारी यूपी एसआरटीसी के बस डिपो का जमीनी संचालन करता है। डिपो से निकलने वाली बसों की समय सारणी बनाना, कंडक्टरों और ड्राइवरों की ड्यूटी तय करना, डीजल की खपत का ऑडिट करना, टिकट मशीनों की जांच करना और यात्री सुविधाओं का ध्यान रखना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। प्रभाव एवं मलाईदार स्थिति की बात करें अगर तो परिवहन निगम में यह महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। जो सैकड़ों ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, डिपो के तकनीकी कर्मचारी होते हैं, इनका इस पर इसका इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हालांकि इस पद पर कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 24 घंटे बसें चलती हैं और कई शिफ्टों में इनकी चेंज होती रहती हैं शिफ्टें। अतिरिक्त आय की संभावना मुख्य रूप से जो लाभदायक रूटों का आवंटन करना, डीजल प्रबंधन में निहित होती हैं। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी 6 से 8 वर्ष, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 15 से 18 वर्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक 22 से 25 वर्ष, रीजनल मैनेजर बनते हैं जिसमें, और जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं 28 वर्ष। वरीयता क्रम इसे रैंक 10 पर रख सकते हैं। अगला जैसे मैंने बोला है कि ये तो लेवल 6 का पद है, लेकिन हमने इसे 11वें नंबर पर क्यों रखा है, क्योंकि बहुत दंड देने की शक्तियां नहीं होती हैं, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा नहीं होती और इनका काम भी बहुत सीमित होता है। ठीक है, हालांकि ये पावरफुल पोस्ट है, नाम बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, और इसका जो अगला प्रमोशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी बनते हैं। तो परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, तो आप लोग चाहें तो इसे 5वें या 6ठे नंबर पर भी रख सकते हैं। 85 पद हैं इसमें खाली। वेतन एवं ग्रेड पे 6 लेवल 6 की जॉब है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी इसका रिपोर्टिंग अधिकारी होता है, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी रिपोर्ट करता है। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो इस अधिकारी का मुख्य कार्य जिले स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियानों जैसे पोलियो, खसरा, रुबेला, इंद्रधनुष, इनका सफल संचालन करना। जो जीवन रक्षक टीके हैं इनके लिए कोल्ड चेन, क्योंकि जो टीके होते हैं वो आपने देखा होगा फ्रीजर में रखे रहते हैं ना, इनका प्रबंधन करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। आशा जो कार्यकर्त्री होती हैं वो और एएनएम, इनके कार्यों का डेटा एकत्र कर राज्य मुख्यालय भेजना। ये थोड़ा पावरफुल है, क्योंकि कई सारी आशा कार्यकर्ताएं होती हैं और बहुत सारी एएनएम होती हैं, तो इनकी अगर जो भी कार्य है उसकी रिपोर्ट भेज रहा है तो फिर ये पावरफुल हो जाता है पद। यह पद पूर्ण रूप से एक स्वास्थ्य प्रशासनिक भूमिका है, सेवा भाव से जुड़ा है। ऊपरी कमाई या मलाई की संभावनाएं लगभग शून्य या नगण्य है। हालांकि हर पद में ये सब चीज़ें खोज लेते हैं लोग। कार्य का वातावरण पूर्णतः चिकित्सा विभाग का होता है, इसमें कोई पुलिसिंग या दंडात्मक अधिकार नहीं होते। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो पहला जो प्रमोशन होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बन सकते हो सीधा, तो अगर नाम चाहिए और जैसे मैंने बोला कि इतने बड़े अधिकारी हो गए, बहुत सारे कर्मचारी पूरे जिले के आपके नीचे आएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पद है। आराम से इसे आप 5वें या 6वें नंबर पर रख सकते हैं। तो 8 से 10 वर्ष में बन जाते हैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी। फिर अगला प्रमोशन उप निदेशक परिवार कल्याण, 16 से 18 वर्ष। तृतीय पदोन्नति संयुक्त निदेशक 24 से 26 वर्ष, और चतुर्थ प्रमोशन होता है अपर निदेशक का। वरीयता क्रम में इसे 11वें नंबर पर रखा गया है, आप लोग इसे चेंज कर सकते हो। फिर कुछ पद जो है हो सकता है आगे चल के ऐड हो, इसमें नहीं है, लेकिन लोअर पीसीएस के थ्रू भरे जाते हैं 1-2, उनकी भी जानकारी दे रहा हूँ। अपर जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में, पे लेवल 5 है, और इसका जो हेड होता है या रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिला सूचना अधिकारी या डीएम, इनको रिपोर्ट करते हैं। जिले में जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, विकास कार्य हैं, घोषणाओं हैं, इनका प्रभावी मीडिया प्रबंधन और प्रचार प्रसार करना इनका कार्य होता है।
स्थानीय पत्रकारों के साथ समन्वय करना, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, मीडिया कवरेज की निगरानी कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट करना इनका मुख्य कार्य है। प्रभाव और मलाईदार स्थिति की अगर बात करें तो इस पद के पास कोई वित्तीय और दंडात्मक शक्ति तो नहीं है, लेकिन जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, इनके साथ सीधा उठना बैठना होता है, क्योंकि मीडिया मैनेज करते हैं ये लोग। तो इस पद का भौकाल बहुत है, और जब जिनका डायरेक्ट संपर्क हो डीएम और एसपी से, तो फिर समझ लो अच्छे अच्छे पत्रकारों से सीधा संपर्क, न्यूज़ चैनलों से संपर्क। तो पत्रकारों और बड़े मीडिया हाउस के साथ संबंधों के कारण समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। 4 क्रमिक पदोन्नतियों की बात करें तो पहला प्रमोशन होता है जिला सूचना अधिकारी, द्वितीय प्रमोशन उप निदेशक सूचना, तृतीय होता है संयुक्त निदेशक सूचना, और चतुर्थ होता है अपर निदेशक सूचना। वरीयता क्रम में से 12वें नंबर पर रखा है, और आखिरी पद है वो है लिपिक सह टंकक रोकड़िया सह लेखा लिपिक। 229 पद हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अधीन ये आता है, और अन्य विभाग के भी इसमें पद हैं। पे लेवल 4 है, सबसे कम पे लेवल इसी का ही है, 2400 ग्रेड पे है। ठीक है। और इसका रिपोर्टिंग अधिकारी होता है अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो विशुद्ध रूप से यह एक लिपिकीय क्लर्कियल जॉब है। सरकारी जो पत्रावलियां होती हैं इनका रख रखाव करना, पत्रों की ग्राफ्टिंग, टाइपिंग यानी ड्राफ्टिंग, रोकड़ कैश बुक का हिसाब किताब रखना, डेटा एंट्री करना इनका मुख्य कार्य है। मलाईदार स्थिति की बात करें तो चूंकि यह लेवल 4 का सबसे निचला पद है, इसकी शक्तियां अत्यंत सीमित होती हैं, लेकिन फाइलों को आगे बढ़ाना, रोकना, गायब कर देना, इसमें इनका रोल होता है, जिससे कुछ छिटपुट लाभ इनको मिल जाते हैं। बाहरी दुनिया में इनका कोई विशेष प्रशासनिक प्रभाव या खौफ नहीं होता है। 4 पदोन्नतियों की बात करें तो पहला प्रमोशन वरिष्ठ सहायक का, द्वितीय प्रमोशन प्रधान लिपिक प्रधान सहायक, तृतीय प्रमोशन अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी का हो जाता है, और चतुर्थ प्रमोशन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं। इसे रैंक 13 पर रखा गया है। फिर ये सबकी मैंने फिर से एक जगह दे दी है आपको कि लिस्ट बना के, इस लिस्ट को खुद से देख लेना, वही सेम चीज़ें हैं जो कि रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे आ जाएं तो ये वही बैच की जानकारी है। आप लोग लोअर पीसीएस का बैच ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर करें, जिस भी पर्सन को लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, उस तक ये क्लास या यहाँ के बारे में जानकारी जरूर पहुँचाएँ। ये पूरा प्रोसेस है। जीएस एवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पर कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर फिर भेज सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।